नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स डिस्क्रिप्टिव पेपर 2023 में जो हुआ था उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। साथ ही साथ जो डायरेक्शंस हैं क्वेश्चन पेपर में, उनमें एक डायरेक्शन काफी महत्वपूर्ण है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है जो 2023 में पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम में आया था डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो इससे एक आइडिया हो जाएगा जो अभी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनको। समय 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स 150। महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो नोट करने की है। टोटल 18 क्वेश्चन पेपर में हैं, जिनमें से 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के मार्क्स उसके सामने दिए हैं। वर्ड लिमिट जहां कहीं दी हो उसका पालन करना है। तो वर्ड लिमिट इसमें तो कहीं दी नहीं थी, तो इसलिए फ्री हैंड जिसने जितना लिखा अकॉर्डिंगली वो चेक हुआ। ये एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है कि अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन शैल बी काउंटेड सीक्वेंशियल ऑर्डर unless struck off. Attempt of a question shall be counted even if attempted partly. इसका मतलब ये है कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपके क्वेश्चंस का अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। चूंकि 18 क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन पेपर में और आपको करने हैं 15, तो यहां पे इस बात का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन 16 क्वेश्चन कर दे, 17 कर दे, 18 कर दे, तो कौन से क्वेश्चंस को बोर्ड मानेगा कि आपके जिन पे मार्किंग होनी है। तो वो कह रहे हैं कि पहले सीक्वेंशियल ऑर्डर का मतलब यहाँ पे है जो आपके पहले पूरे 15 हो जाएंगे। चाहे आपने क्वेश्चन नंबर 3 को पहले किया, चाहे आपने 10 को पहले किया, चाहे आपने फर्स्ट को बाद में किया, कुल मिलाकर के इस तरह आप क्वेश्चन नंबर आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। कई लोग इसका एक गलत मतलब निकाल लेते हैं कि आपको सीरियल ऑर्डर में 1 से 15 तक करने हैं या 1 से 18 तक में सीरियल ऑर्डर में करने हैं। ऐसा नहीं है। सीरियल ऑर्डर में वो यहां से जो आपके अटेम्प्ट है, जो आपका अटेम्प्ट है, उसको काउंट किया जाएगा। तो अगर आपने 3, 10, 1, 2 ऐसे करके क्वेश्चन किए तो वो काउंट कर लेंगे कि पहले 15 जैसे ही समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो वो चेक ही नहीं होगा। पहले 15 क्वेश्चन केवल चेक होंगे। तो ये तो इस बात का मतलब है। आगे इस लाइन में कहा है कि जब तक आपने स्ट्रक ऑफ नहीं किया हो तो कोई क्वेश्चन अगर आपने पार्टली कर लिया है तो भी उसको पूरा मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5, और उसमें आपने 5-6 लाइनें लिखी, फिर आपको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। अगर आपने इसको क्लियरली स्ट्रक नहीं किया है, काटा नहीं है, तो ये भी काउंटिंग में गिन लिया जाएगा और 15 में ही ये शामिल होगा। बाद में अगर आपने कोई क्वेश्चन किया तो वो चेक नहीं होगा। तो ये आपको काफी ध्यान रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए आप जब भी पेपर में करें, अगर कोई क्वेश्चन आपको करके लगा कि ये मुझे नहीं रखना है, तो उसको क्लियर कट काटें, क्रॉस करें एकदम, ताकि साफ साफ दिखे कि ये उन्होंने काट दिया है। और आप पहला क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, चाहे उसका नंबर कोई भी हो, सीरियल नंबर। अब बात करते हैं, कोई एक्स्ट्रा सीट मिलेगी नहीं, तो आपको जो कॉपी मिलेगी उसकी सीट पहले ही देख लें, काउंट कर लें। अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लें कि आपको कितने पेज एक क्वेश्चन में यूज करने हैं। आंसर मस्ट बी रिटन इन द ऑथराइज्ड मीडियम। ऑथराइज्ड मीडियम में आंसर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा क्वेश्चन, तो इसलिए आपके यही ऑथराइज्ड मीडियम है। चाहे तो आप इंग्लिश में लिखें अपने आंसर सारे, चाहे तो हिंदी में लिखें। अब इंग्लिश में जो लिखते हैं उनके सामने कोई समस्या नहीं है, सारा इंग्लिश में लिख सकते हैं। कुछ समस्या होती है उन लोगों के सामने जिनका मीडियम हिंदी है। तो आमतौर पे हिंदी के लिए जो थ्योरेटिकल आंसर जब हम लिखते हैं तो वो हिंदी में ही लिखने होंगे। और अगर कोई टर्म ऐसी है जो इंग्लिश में हमने सुनी है या उसका हमें हिंदी याद नहीं आ रहा है, तो उसको आप टर्म जो होती है, टर्मिनोलॉजी, आप उसमें इंग्लिश में लिख सकते हो, उसमें कोई विशेष समस्या नहीं रहती है। बट बाकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपकी पूरी रहनी चाहिए अगर हिंदी मीडियम आप अपना रहे हैं तो। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं अकाउंटेंसी में, क्योंकि कॉमर्स में अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं,
उनको आप इंग्लिश में लिख सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो ट्रेडिशन है हमारे यहाँ पे। लोग ज्यादातर यही करते हैं कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है अकाउंटेंसी को, उनको इंग्लिश में ही सोल्व करते हैं, तो उनको आप इंग्लिश में कर सकते हो। अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को वन बाय वन। इनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर ऑलरेडी मैं एक दफे डिस्कस कर चुका हूं वीडियो के माध्यम से, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया था। फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी रहेगी तो मैं उनको भी करा दूंगा, बट ज्यादा डिमांड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की है, उनको मैं अभी कराऊंगा आज इस वीडियो में। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में एक बात महत्वपूर्ण है कि उसको एक बार पढ़ के देख लें आप। अगर आप 100% श्योर हैं कि आप उसको पूरा अच्छे से कर लेंगे तो तुरंत उस क्वेश्चन को करिए, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स उसमें मिलेंगे थ्योरेटिकल के बजाय। लेकिन अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई एक पॉइंट भी अगर ऐसा हुआ जो आपको डिस्टर्ब करेगा, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नुकसान ज्यादा कर देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कारण क्या है कि वो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम करा लेगा और आपके पास बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए काफी कम समय बचेगा। तो इसलिए बहुत ही इंटेलिजेंटली डिसीजन लें कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करना है या नहीं करना है। न्यूमेरिकल पार्ट पे जिस पे आपकी पहले से कमांड है, जिस पे पहले से पकड़ है, उसका रिवीजन करके रखिए। और अगर उसमें से कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसको चेक करिए शुरू में ही कि आप उसको पूरे को कर सकते हैं। इसलिए पूरे क्वेश्चन को पढ़ें आप तेजी से। कोई टर्म अगर अजीब लग रही है तो उसको इग्नोर करना, फिर उस क्वेश्चन को फिर ना करें, फिर थ्योरेटिकल्स पे अपना समय दें। तो खैर अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन पेपर में बोर्ड ने जो प्रोवाइड कराया है, टोटल 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, तो 18 में से 4 आए। अब इन 4 में भी जो पहला क्वेश्चन है 14, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसा है जिसमें कुछ मिस प्रिंट है, तो उसको हम कराएंगे नहीं, मिस प्रिंट है। बाकी जो क्वेश्चन है 3, उनको हम अभी सोल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, अरुण लिमिटेड ने इनवाइट की एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स की, 100 की, 100 का 1 शेयर है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ ₹25, ऑन अलॉटमेंट 25, फर्स्ट कॉल 25 एंड फाइनल कॉल 25। तो न्यू अकाउंटिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें माइंड में बिठा लेना चाहिए चीजों को कि 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है, ₹100 का 1 शेयर है, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब पे 25-25 रुपए मंगाए हैं। एप्लीकेशन रिसीव हुई 9,000 शेयर्स की, तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, केवल 9,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया। ऑल मनी ड्यू वाज रिसीव्ड, सारा पैसा जो ड्यू हुआ वो रिसीव भी हो गया, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, छोड़ करके फर्स्ट और फाइनल कॉल, यानी कि फर्स्ट कॉल भी नहीं आई और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं आई। 200 शेयर्स पे, 200 शेयर्स पे, बाकी सब पे पैसा आ गया। विच वाज फॉरफिटेड, तो ये 200 शेयर जिन पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं आई थी वो फॉरफिट कर लिए गए। आउट ऑफ दिस शेयर्स 100 शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड, अब इन शेयर्स में से जो 200 शेयर फॉरफिट करे उनमें से 100 शेयर सब्सिक्वेंटली रीइश्यू कर दिए 90 रुपीज पर शेयर के रेट में, 90 रुपए पर शेयर में उनको रीइश्यू कर दिया गया। चूंकि 100 रुपए वो मंगा चुके हैं तो इसलिए हम मान लेंगे कि वो फुल्ली पेड अप मान करके उन्होंने रीइश्यू किया है 90 रुपए में, यानी कि 10 रुपए का डिस्काउंट रीइश्यू पे वो दे रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अरुण लिमिटेड, अरुण लिमिटेड की बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आप चाहें तो क्वेश्चन की पिक ले लें, क्योंकि न्यूमेरिकल जब सोल्व होगा तो ये सामने रह नहीं पाएगा, धीरे धीरे चला जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं यहां से सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट इसमें नहीं बनाएंगे, लेकिन आप फॉर्मेट जरूर बनाएंगे जब सोल्व करेंगे पेपर पेन से। तो फॉर्मेट जरूर बनाएं जर्नल का, उसमें पूरे कॉलम लिखें। डेट इसमें है नहीं तो डेट की जगह सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स जर्नल एंट्री के लिए, उसके बाद अमाउंट का डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, ये कॉलम जरूर बनाएं जर्नल में। ऊपर लिख दें जर्नल ऑफ अरुण लिमिटेड। इस तरह हम एंट्री स्टार्ट करेंगे। पहली एंट्री, सबसे पहले हमें पता है कि टोटल 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएंगी, तो पहली एंट्री जो होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी।
बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट में चूंकि हमें पता है 9000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है और हर एप्लीकेशन पे 25 रुपीज आए हैं, तो 9000 इंटू 25 ये हो जाएगा 2,25,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसके बाद नरेशन लिखना बहुत जरूरी होता है जर्नल एंट्रीज के केस में, तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आप उसमें ब्रीफ इंफॉर्मेशन जरूर लिख दें नरेशन। इसके बाद सेकेंड एंट्री जो एप्लीकेशन मनी आ गया है इसको हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इसमें जो शेयर एप्लीकेशन मनी है इसको ट्रांसफर कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका भी नरेशन करना होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। इसके बाद अब अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा, तो हमें पता है जो अलॉटमेंट है वो भी 25 रुपीज का है, तो अगेन 25 से ही ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट। अगेन 9000 पे 25 रुपीज के रेट से उतना ही पैसा ड्यू किया जाएगा 2,25,000 और यहाँ पे फिर इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। हमने अमाउंट ड्यू करा, अलॉटमेंट पे भी सारा पैसा आ चुका है इसलिए एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये कैलकुलेशन यहाँ पे तरीका होता है कि रफ में आप दिखा सकते हैं यहीं करके। इस तरीके से चूंकि पैसा आ चुका है इसलिए उसका लिख दिया जाएगा। इसके बाद फिर से नरेशन इसके लिए हो जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल भी वही 9000 शेयर्स पे 25 रुपीज के रेट से 2,25,000 रुपीज ही कॉल किया जाएगा। इसके लिए नरेशन हो जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद हमें पता है कि फर्स्ट कॉल के टाइम पे पूरा पैसा आया नहीं है, तो चूंकि पैसा नहीं आया है इसलिए लिखना स्टार्ट करेंगे, जो अमाउंट एक्चुअल में आया है उतना लिखा जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें जैसा कि हमें पता है कि 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया था, तो 200 पे 25 रुपीज के रेट से जो नहीं आया उसको बोलते हैं कॉल्स एंड एरियर। तो कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन कर देंगे, डेबिट कर देंगे 5000 से। अगर इसको नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका बैलेंस रह जाएगा, वो भी कॉल्स एंड एरियर ही रहता है, बट बेटर रहता है ओपन कर देना। तो ये कॉल्स एंड एरियर रह गया। शेयर फर्स्ट कॉल का हमने मंगाया था 2,25,000 और ये एरियर रह गया, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आ गया 2,20,000। या वैसे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 9000 शेयर्स थे हमारे, 200 शेयर्स पे पैसा नहीं आया तो 8,800 पे आया, 25 रुपए के रेट से 2,20,000 रुपए आया। इस तरह ये हमारी फर्स्ट कॉल के अमाउंट मिलने की एंट्री हो गई। तो इसमें भी नरेशन कर देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड and calls in arrears on 200 shares। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इसकी हो गई।
इसके बाद फाइनल कॉल की जो एंट्री होगी वो भी एज इट इज ही होगी, बस फर्स्ट की जगह फाइनल हो जाएगा। तो एंट्री अमाउंट ड्यू करने की एज इट इज यहाँ पे हो जाएगी। शेयर फर्स्ट की जगह यहाँ पे हम लिख देंगे अब इस बार शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। इसके बाद जब अमाउंट आएगा तो आने की एंट्री भी एज इट इज होनी है, क्योंकि वही 200 शेयर्स के होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, तो वो एंट्री भी एज इट इज रिपीट हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एरियर 200 पे 25 रुपए से नहीं आया, और यहाँ पे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल आ जाएगा। तो ये सेकंड कॉल मनी रिसीव हो गया, कॉल्स एंड एरियर रह गया अगेन 200 शेयर्स पे। अब उन्होंने कहा है कि शेयर फॉरफिट कर लिए ये 200 शेयर्स, तो जो फॉरफिट करने की एंट्री होती है उसमें सीधा होता है, क्योंकि वो शेयर अब खत्म हो गए तो उनका जो शेयर कैपिटल अकाउंट अब तक जितना बना है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कितना बना है वो यहाँ पे चेक कर लेंगे। टोटल शेयर थे 200 और इनटू टोटल चूंकि हम 100 रुपीज मंगा चुके हैं, इसलिए ये एंट्री जो होगी शेयर कैपिटल डेबिट वो पूरे 20,000 रुपीज से ही हो जाएगी। इसके बाद शेयर कैपिटल तो इतने से डेबिट हो गया, जो नहीं आया था टू कॉल्स एंड एरियर्स, अब चूंकि ये शेयर ही समाप्त हो गए तो इनका एरियर भी अब बुक्स में रखने का कोई फायदा नहीं है, तो कॉल्स एंड एरियर भी समाप्त कर दिया जाएगा। अभी तक जो एरियर हुआ था दोनों बार 5,000 रुपीज का था फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे, तो मिला करके 10,000 का एरियर है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो पैसा अब तक एक्चुअल में इन पे मिल चुका है उसको टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे भी चेक करना चाहें तो हम कर सकते हैं। 200 शेयर्स पे अभी तक टोटल जो आया है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 25-25 यानी कि टोटल 50 रुपए आया है, तो आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, वही अमाउंट वो आएगा। 10,000 रुपए मिल चुका है, ये फॉरफिट हो गया। इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग 200 शेयर्स forfeited due to non-payment of first and final calls। इस तरीके से ये फॉरफिट हो गए। अब उन्होंने कहा कि इनमें से 100 शेयर्स उन्होंने रीइश्यू कर दिए। 100 शेयर्स जो रीइश्यू कर दिए उनके रीइश्यू की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो रीइश्यू हुए हैं उन्होंने कहा है कि 90 रुपीज के रेट से रीइश्यू हुए हैं, और वो भी केवल 100 शेयर्स। तो 100 शेयर्स हम रीइश्यू करेंगे 90 रुपीज के रेट से, तो टोटल जो अमाउंट मिलेगा इनको वो मिलेगा 9,000। और चूंकि ये फुल्ली पेड शेयर्स थे तो इसलिए इसका मतलब हम डिस्काउंट दे रहे हैं, और जो डिस्काउंट दे रहे हैं तो रीइश्यू के टाइम पे रूल होता है डिस्काउंट का कि हम जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसी में से डिस्काउंट दे सकते हैं, तो इसलिए डिस्काउंट का जो पैसा है वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से चार्ज करेंगे। और वो भी कितना चार्ज करेंगे, क्योंकि 100 शेयर्स पे 90 में हमने रीइश्यू किया, 100 रुपीज का था, तो 10 रुपीज हम डिस्काउंट दे रहे हैं पर शेयर। तो इस तरह टोटल जो डिस्काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,000 रुपीज का। नाउ टू शेयर कैपिटल, क्योंकि फुल्ली पेड अप करके कर रहे हैं रीइश्यू हम, तो 100 शेयर्स इंटू 100 रुपीज, और ये अमाउंट आ जाएगा 10,000। इस तरह ये रीइश्यू हो चुके हैं। अब हम यहां पे देखेंगे, इसका नरेशन कर देंगे बीइंग
100 shares reissued at the rate of rupees 90 पर शेयर। बस इसके बाद अब हम चेक करेंगे कि जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में टोटल अमाउंट था 10,000, लेकिन ये 10,000 था 200 शेयर्स के लिए, हमने रीइश्यू करे 100 शेयर, तो जितने शेयर रीइश्यू कर दिए उनका फॉरफीचर अब समाप्त हो जाएगा, बाकी का बचा रहेगा। तो 200 पे फॉरफीचर 10,000 रुपये, इसका मतलब 100 शेयर का फॉरफीचर केवल 5,000 रुपये है। 5,000 में से 1,000 यहाँ रीइश्यू पे यूज हो गया, तो 4,000 बचा, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा और उसकी एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये 4,000। इस तरह ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आपको विद नरेशन करना है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। जो शेयर अभी रीइश्यू नहीं हुए हैं उनसे रिलेटेड जो फॉरफीचर है वो बचा रहेगा अभी तक। तो ये यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। इन्होंने अरुण लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्री पूछी थी, कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अमेंडेड कैश बुक दी है ट्रेडर की, और यहाँ पे इन्होंने ये क्वेश्चन जो है इसमें मुझे कुछ लग रहा है कि कोई मिसप्रिंट है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, इसमें उषा लिमिटेड का एक ट्रायल बैलेंस दिया है एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2022। तो ये ट्रायल बैलेंस की जानकारी 31 मार्च 2022 को इन अकाउंट्स के बैलेंस दरअसल इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। ड्यूरिंग 22-23 फॉलोइंग अकर्ड, ट्रांजैक्शंस दिए अकरेंसेस जो साल के दौरान हुए हैं, और इनके आधार पे उन्होंने कहा है कि प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर 22-23 विद द इनडायरेक्ट मेथड AS3 रिवाइड। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। एक दफा सारे आइटम में डिस्कस कर देता हूं, फिर ये क्वेश्चन यहां से हट जाएगा और हम सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि संभव नहीं होगा दोनों चीजें एक साथ दिखाना। तो एक बार डिस्कस कर देते हैं इनका मतलब क्या है। 31 मार्च 22 को, और यहाँ पे 2022-23 के दौरान की अकरेंसेस दी हैं, मतलब ये 2022-23 के साल के शुरू का है, जो प्रीवियस ईयर के लास्ट का है वो करंट ईयर के स्टार्ट का बैलेंस माना जाता है। तो स्टार्टिंग के बैलेंसेस दिए हैं आपको, कैश का, ट्रेड रिसीवेबल का, इन्वेस्टमेंट का, प्लांट एसेट्स का, लैंड का, ऐसे ही करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म पेबल, बॉन्ड्स पेबल, कैपिटल स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये जानकारी दी है। अब इन्होंने कहा है कि ये शुरू के बैलेंस थे, आपको आइडिया लगाते जाना है कि कौन से बैलेंस में कितना कम ज्यादा हो रहा है। 2022-23 में अकरेंसेस ये हुए, इनके बारे में मैं बोलता चलूंगा कि इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होना है, बाद में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। ये ट्रैक्ट ऑफ लैंड परचेज किया गया 7,750 का कैश में। जो भी लैंड पहले से इनके पास है वो बढ़ जाएगा। साल के दौरान 7,750 रुपए का कैश परचेज किया लैंड। तो लैंड खरीदना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्जांपल है, और 7,750 का खरीदा है कैश में, तो ये इन्वेस्टिंग का भी ये आउटफ्लो है 7,750 रुपए। आउटफ्लो में इसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है बॉन्ड्स पेबल इन द अमाउंट ऑफ ₹6,000 वर रिटायर्ड फॉर कैश एट फेस इन बुक वैल्यू। बॉन्ड्स पेबल थे, उन्होंने बताया है जो यहाँ पे दिए हुए हैं बॉन्ड्स पेबल 25,000 के, ये कह रहे हैं इन्हीं में से बॉन्ड्स पेबल थे 6,000 के, वो रिटायर कर दिए कैश में, फेस वैल्यू और बुक वैल्यू पे उनकी पेमेंट कर दी। कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि जो बॉन्ड्स पेबल थे उनमें से 6,000 के बॉन्ड्स की पेमेंट कर दी। तो जिन बॉन्ड्स की हमने पेमेंट कर दी, बॉन्ड एक लॉन्ग टर्म
लायबिलिटी होता है, हमने उसको पे कर दिया, कैश चला गया तो ये कैश का आउटफ्लो है। और बॉन्ड चूंकि एक डेट होता है इसलिए फाइनेंसिंग का आउटफ्लो हो गया 6,000 रुपए, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। नेक्स्ट है इन एडिशनल ₹20,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट पार फॉर कैश। अतिरिक्त 20,000 इक्विटी शेयर इशू करे एट पार कैश पे। तो ये इक्विटी शेयर इशू करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैश में इशू करे हैं तो कैश का ये इनफ्लो है। तो ये कैश के इनफ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 20,000 रुपए आ जाएंगे। नेक्स्ट है डिविडेंड टोटलिंग ₹9,375 वर पेड। डिविडेंड टोटल 9,375 के पे किए। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो साल के शुरू में कोई डिविडेंड का पुराना बैलेंस नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हम ये अज्यूम करके चलेंगे ऐसे केस में कि करंट ईयर में 9,375 के इंटरिम डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर करे और वो पे भी कर दिए। चूंकि पेड लिखा हुआ है तो जो डिक्लेयर करे वो पे भी इसी साल कर दिए हैं 9,375 रुपए के। 9,375 रुपए के जो डिविडेंड पे किए हैं, डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होता है, तो ये फाइनेंसिंग के आउटफ्लो में आ जाएंगे। एक बात तो ये है। दूसरा इसका एक ट्रीटमेंट, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो आप बनाना अगर जानते हैं तो पता होगा। खास तौर पे ये अचानक किसी से सीखा नहीं जाएगा। जो लोग पहले से कैश फ्लो बनाते रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वही एग्जाम में कर पाएंगे जिन्होंने पहले से करा हुआ है चैप्टर। केवल कोई पॉइंट रह रहा होगा तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। डिविडेंड 9,375। इनडायरेक्ट मेथड में जब हम बनाते हैं क्वेश्चन तो हम जो नेट प्रॉफिट होता है हमारे पास अवेलेबल, उसको हम एडजस्ट करके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो निकालना चाहते हैं। उसके लिए जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें कुछ ऐसे आइटम शामिल रहते हैं जो ऑपरेटिंग के नहीं है, या तो वो इन्वेस्टिंग के या फाइनेंसिंग के हैं। ऐसे आइटम्स को नॉन ऑपरेटिंग बोलते हैं। तो जो नॉन ऑपरेटिंग का आइटम है उनका हम एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट क्या करते हैं, घटी हुई चीज को जोड़ देते हैं, जुड़ी हुई चीज को घटा देते हैं, तो वो जो प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग का बच जाता है। अब ये जो डिविडेंड है, चूंकि अभी हमने डिस्कस किया था, ये फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है, लेकिन जब P&L अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट में डिविडेंड को घटा देते हैं हम। तो जो नेट प्रॉफिट आता है बैलेंस शीट में वो डिविडेंड घटाने के बाद वाला लिखा रहता है, जबकि डिविडेंड तो आउटफ्लो है फाइनेंसिंग का। तो ऑपरेटिंग में ये क्या करेंगे हम, क्योंकि ये प्रॉफिट में से उन्होंने P&L अकाउंट में घटाया होगा, डेफिनेटली प्रॉफिट को घटाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय, हम इसको ऐड बैक कर देंगे। तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट होगा, खाली वहां पे हम ऐड बैक करेंगे इसको। तो 9,375 एक बार प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे ताकि ऑपरेटिंग का प्रॉफिट हमारे पास रह जाए। दूसरी बात, ये फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है, वहां पे दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है नेट इनकम 2022-23 की 28,450 थी, ये इन्होंने बता दिया करंट ईयर का जो प्रॉफिट है। आफ्टर अलाइंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ 9,500, एक जानकारी और मिल गई कि 28,450 रुपए जो नेट प्रॉफिट है वो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद है। अब जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन ये ऑपरेटिंग आइटम तो होता है, ऑपरेटिंग की एक्टिविटी का होता है, बट ये एक नॉन कैश आइटम है और हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमें हर चीज केवल कैश चाहिए। तो जो ऑपरेटिंग का प्रॉफिट चाहिए हमें, और वो भी कैश प्रॉफिट चाहिए। तो इसलिए 28,450 में से जो डेप्रिसिएशन उन्होंने अलाउ कर रखा है, जो घटा रखा है, उसको हम ऐड बैक कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन को, ताकि हमारे पास केवल कैश का ऑपरेटिंग का इनकम आ जाए। देन नेक्स्ट है लैंड वाज परचेज थ्रू द इशुएंस ऑफ ₹22,500 इन बॉन्ड्स। लैंड परचेज करी हमने 22,500 के बॉन्ड इश्यू करके। तो जो लैंड है वो भी एक नॉन कैश आइटम है और बॉन्ड भी नॉन कैश आइटम है। तो एक नॉन कैश आइटम के बदले में दूसरा नॉन कैश आइटम दिया जा रहा है, तो ना कैश आया ना कैश गया, तो नो फ्लो, इसलिए ये कैश फ्लो में ये ट्रांजैक्शन कहीं दिखेगी नहीं। देन नेक्स्ट है उषा लिमिटेड ने सेल कर दिया पार्ट इन्वेस्टमेंट का कुछ 12,875 रुपए कैश में। दिस ट्रांजैक्शन रिजल्टेड इन ए गेन ऑफ ₹1,375 फॉर द फर्म। इस ट्रांजैक्शन से फर्म को 1,375 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो कुल मिलाकर के इन्होंने बताया कि इतने रुपए कैश में इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दिया, तो 12,875 रुपए कैश तो आ गया फर्म के पास इन्वेस्टिंग में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 12,875 का कैश फ्लो दिखेगा, हमें इनफ्लो दिखेगा। 1,375 रुपए प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, तो P&L अकाउंट बनाते समय ये गेन जुड़ गया हो गया प्रॉफिट में, लेकिन चूंकि ये ऑपरेटिंग का नहीं है इसलिए इसको वहां से
माइनस कर दिया जाएगा प्रॉफिट में से, गेन को 1375 रुपए। तो यहां तक ये सारे आइटम कैश फ्लो में कहां कहां यूज होंगे वैसे मैं डिस्कस करते जा रहा हूं, इसको हम अभी सोल्व करके भी दिखाएंगे। करंट लायबिलिटीज इंक्रीज टू ₹18,000, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई और इंक्रीज होकर के 18,000 रुपए हो गई। कुछ करंट लायबिलिटी, अब हमारा ये यूज होगा इसका इंफॉर्मेशन का, कुछ करंट लायबिलिटी हमें पहले से दिख रही है 15 की, अब वो कह रहे हैं बढ़ करके वो हो गई 18,000, तो इसका मतलब साल के दौरान 3,000 की करंट लायबिलिटी बढ़ गई। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेज होते हैं उनको वर्किंग कैपिटल चेंजेज कहते हैं। तो जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम निकालेंगे उसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेज को एडजस्ट करते हैं। करंट लायबिलिटीज का जो बढ़ना होता है वो ये माना जाता है कि उससे कोई हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़े होंगे, तो इसलिए ये ऐड हो जाएंगे 3,000 रुपए। इसके बाद है अकाउंट्स रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2023 टोटल ₹38। अकाउंट रिसीवेबल 31 मार्च 2023 को कुल हो गए 38,000 रुपए। तो इनमें क्या चेंज आया है ये भी यहां से पता चलेगा। हम अकाउंट्स रिसीवेबल इसमें देखेंगे, ये ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है, एक ही बात है 30,000 रुपए के, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब ये हो चुके हैं 38,000 रुपए, तो 8,000 के जो ट्रेड रिसीवेबल है वो बढ़ गए हैं, यानी कि करंट एसेट बढ़ गई है। करंट एसेट बढ़ने पे ये माना जाता है कि जो कैश या कैश इक्विवेलेंट है उनमें कोई कमी आई होगी। तो 8,000 रुपए माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वर्किंग कैपिटल चेंजेज में। सारी ट्रांजैक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कैश फ्लो की, बस इसको अब सॉल्यूशन में दिखा देते हैं ये चीजें कहां कहां कैसे कैसे आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए नेट प्रॉफिट जो गिवन था, अब क्वेश्चन आप उसका कॉपी करके या पिक लेकर के रख लें, बैक जा करके देख लें, ऐसे मैंने सारा क्वेश्चन शुरू में दिखा दिया था। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके अलावा मैं ये जो सॉल्यूशन में कर रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन भी और उसका सॉल्यूशन भी, इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, बीडी कॉमर्स स्टडी चैनल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहां पे ये पीडीएफ मिल जाएगी इसकी बनी हुई, आप विद सॉल्यूशन इनको देख सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम जो तीनों एक्टिविटीज रहती हैं उनको ए बी सी करके लिख देते हैं, कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैं ऐसा यूज करता हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा यूज, बहुत सारे नहीं करते हैं, इससे आसानी रहती है डिफाइन करने में तीनों एक्टिविटीज को ए बी सी करके। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ए हमने लिख लिया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट प्रॉफिट जो गिवन था 28,450 दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमें वहीं से लिया है ये। एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो डिविडेंड पेड है वो ऐड कर रहे हैं हम। डेप्रिसिएशन उसका कारण मैंने बताया था, क्योंकि ये घटे हुए हैं, जबकि हमें केवल ऑपरेटिंग का कैश फ्लो चाहिए, इसलिए इनको हम वापस कर रहे हैं, तो हमने ऐड कर दिए। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो गेन होता है वो प्रॉफिट में जुड़ चुका है, इसलिए उसको हम माइनस करते हैं। एडजस्टमेंट में हम उनको उलट करते रहते हैं, तो ये एडजस्ट कर दिए। टोटल एडजस्टमेंट 17,500 की हो गई, और इस तरह ऑपरेटिंग इनकम आ गई हमारी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज 45,950। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में भी हमने बताया था कि इसमें करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स ऑलरेडी जो डिस्कस किया था वही। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज 3,000 रुपए, ये ऐड हो जाएगा, ये माना जाता है कि इससे कैश इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल एसेट का बढ़ना, ये माना जाता है कि इससे कैश में कमी आई होगी, तो 8,000 रुपए ये माइनस हो जाएंगे, ये आउटफ्लो है यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह कुल मिलाकर के ये माइनस है, ये प्लस है, हमें अल्टीमेटली 5,000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। तो ये एडजस्ट होकर के आगे 40,950, और इसको बोलेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस तरीके से अब निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि परचेज ऑफ लैंड जो है वो आउटफ्लो है, तो माइनस हो जाएंगे 7,750 रुपए। और फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे इनफ्लो होगा, और जितने का सेल करा है कैश में उतना कैश आएगा हमारे पास, उतना इनफ्लो दिखा दिया 12,875। कुल मिलाकर के कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया हमारा 5,125 रुपए। तो इस तरह ऑपरेटिंग से जो कैश था वो 40,950, इन्वेस्टिंग से 5,125। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, इसमें भी इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का रीपेमेंट 6,000 का किया हमने,
तो आउटफ्लो है इसलिए माइनस का रहेगा। इश्यू ऑफ शेयर इनफ्लो है 20,000 रुपए हमारे पास आ गए, ये प्लस का रहेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउटफ्लो है, पैसा बाहर जा रहा है, आउटफ्लो हो गया, ये माइनस का रहेगा। इन तीनों को माइनस प्लस को हमने ऐड किया जब, तो ये कुल मिला करके हमारे पास प्लस के आ गए 4,625। तो ये फाइनेंसिंग का हुआ, तीनों एक्टिविटीज के हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है अमाउंट। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर जो होगा उसमें इन तीनों को जोड़ देंगे। ऑपरेटिंग से इतना इनफ्लो, इन्वेस्टिंग से इतना इनफ्लो, फाइनेंसिंग से इतना, टोटल 50,700 का इनफ्लो आ गया हमारे पास साल के दौरान। अब ऐड कर देंगे इसमें ओपनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था। अब ट्रायल बैलेंस यहाँ भी हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप कैश जो है वो 7,500, ये ओपनिंग का है। 31 मार्च 22 का मतलब है 1 अप्रैल 23, और ये साल जो है वो सॉरी 31 मार्च 2022 का मतलब 1 अप्रैल 2022, ये 22-23 है, तो 1 अप्रैल 2022 के लिए ये ओपनिंग बैलेंसेज यही माने जाएंगे। तो हम कैश का बैलेंस ओपनिंग वाला यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिए और ये जोड़ देंगे इस तरह। ये 7,500 रुपए ओपनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। क्लोजिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया 58,200। ये दोनों जब हमने जोड़ दिए, साल के दौरान इतना कैश आया, साल के शुरू में इतना था, तो साल के लास्ट में इतना होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में खाली एक समस्या थी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से हम बना रहे थे, इसमें बैलेंस शीट थी नहीं दोनों साल की जिसमें हमें साल के लास्ट का भी पता चल जाता कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतना है, और ना उन्होंने लास्ट का कोई ट्रायल बैलेंस दिया जिससे हमें पता चल जाता कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्लोजिंग के जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो जानने पड़ेंगे, और उनको जानने का तरीका है कि जो ट्रायल बैलेंस उन्होंने ओपनिंग का दिया है हम इसी को क्लोजिंग का बना देंगे। क्लोजिंग का कैसे बनाएंगे, आसान है, जो ओपनिंग वाली फिगर्स है उन्हीं से क्लोजिंग का बैलेंस बन जाएगा। जो कैश का बैलेंस है वो हमें जानना है चूंकि, तो इसलिए इसको तो यहाँ भी मानेंगे कि ये नहीं है, बाकी चीजें हम लिख लेंगे। जैसे करंट लायबिलिटी उसने बताया था कि बढ़ करके 18 हो गई, तो अब 18 लिख देंगे। जो चेंजेस साल के दौरान हुए हैं उनको एडजस्ट करते जाना है। जो लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल हैं उनके बारे में उसने बताया था कि कोई जानकारी नहीं थी, तो एज इट इज 25,500 के रहे। बॉन्ड्स पेबल के बारे में उसने बताया था, साल के शुरू में 25,000 दिए हुए हैं। ट्रांजेक्शन्स में नीचे उसने बताया था कि 6,000 के बॉन्ड बेच दिए और 22,500 के बॉन्ड उसने लैंड के बदले में इश्यू करे हैं, तो इतने बढ़ गए। तो बॉन्ड जो पहले थे उनमें से जो बेच दिए वो घट गए, जो बॉन्ड नए इश्यू करे हैं जमीन के बदले में वो बढ़ गए, कुल मिलाकर के इतने बॉन्ड हो जाएंगे। कैपिटल स्टॉक 75,000 पहले से था, 20,000 का उन्होंने कहा नए शेयर इश्यू करे तो और बढ़ गया 95 हो जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग कुछ जानकारी थी नहीं, तो हमने वो एज इट इज रख लिए, कोई विशेष जानकारी नहीं थी तो इसलिए हमने एज इट इज कंटिन्यू किए। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल उसने दिया था 28,450 है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स उन्होंने दिए थे 38,000, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। उन्होंने बताया था कि बढ़ करके 38,000 हो गए हैं, ये क्वेश्चन में गिवन थी इंफॉर्मेशन, वही हमने लिख दी है। इन्वेस्टमेंट उसने बताया था कि 20,000 में से कुछ इन्वेस्टमेंट उसने बेच दिए हैं, तो उसने ये बताया था कितने रुपए में बेचे हैं, और उसने गेन बताया था कितना गेन है, तो जितने रुपए में बेचे हैं उसमें से गेन माइनस कर दिया, तो 11,500 के इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे ये चले गए। तो 20,000 में से 11,500 कम हो जाएंगे, 8,500 के इन्वेस्टमेंट बचे। इसके बाद इसको मैं दिखा देता हूं जानकारी को, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाले में कंफ्यूजन हो तो, क्योंकि दो चीज थी इसमें। इसको ट्रांजैक्शन को पढ़ देते हैं हम। इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्होंने कहा था क्या, ऊषा लिमिटेड ने सेल कर दिए इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट 12,875 रुपए में कैश, तो इतने रुपए में तो बेचा है, और वो कह रहा है कि इस ट्रांजेक्शन में इतने का गेन हुआ, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कितने की कम हो गई। कैश तो इतने बढ़ गए, इतना कैश फ्लो में हमने बढ़ा दिए तो 12,875, लेकिन इन्वेस्टमेंट में से कितना घटाएंगे, तो जितने के इन्वेस्टमेंट थे उतना घटाएंगे, तो 12,875 में से हम जो गेन है वो निकाल देंगे, तो ये पता चल जाएगा कितने अमाउंट के इन्वेस्टमेंट बेचे गए थे, तो इतने हमने माइनस किए हैं यहाँ पे, इसलिए ये अमाउंट उससे माइनस होकर के आई है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई। अब जो प्लांट एसेट्स है उसने क्वेश्चन में आपको याद होगा डेप्रिसिएशन बताया था
कि प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन घटा है, तो चूंकि यहाँ पे प्लांट ही एक ऐसी एसेट है जिसमें से डेप्रिसिएशन घटेगा, लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, बाकी इन एसेट्स पे लगता नहीं है, तो प्लांट पे हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। प्लांट की जो वैल्यू साल के शुरू में दे रखी थी ट्रायल बैलेंस में, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो ये 58,000 बच गई। लैंड जो है 40,000 की थी ऑलरेडी, उसने बताया 7,750 रुपए की जानकारी उसने दी थी कि इतने रुपए की लैंड उन्होंने परचेज करी है कैश में, तो 7,750 इसलिए बढ़ गया। और फिर बताया है कि बॉन्ड के बदले में इतनी एसेट खरीदी है, बॉन्ड इश्यू करे थे, तो इससे भी एक लैंड हमारी बढ़ गई। तो लैंड टोटल होकर के इन तीनों को जोड़ देंगे, ये 27,250 की हो गई। इस तरह ये टोटल हमारी एसेट्स लायबिलिटी आ गई। इनका टोटल करेंगे, लायबिलिटी साइड का हमने सारा टोटल कर लिया, यानी कि जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं, ये बैलेंस शीट नहीं है इसलिए कंफ्यूज मत होना कि लायबिलिटी इधर है एसेट उधर है, ट्रायल बैलेंस है, इसमें डेबिट बैलेंस इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड में, और क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड में क्रेडिट बैलेंस। तो जो लार्जर साइड है वो क्रेडिट है, उसका हमने टोटल कर लिया, डेबिट साइड में वही लिखा, सारी अमाउंट घटा दी, और बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ गया 58,200 कैश। तो ये वेरीफाई हो गया कि इधर ट्रायल बैलेंस में भी इतना ही कैश हमारा क्लोजिंग का आया है। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, गोवर्धन लिमिटेड मेंटेन्स ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5% with an overall contribution to sales ratio of 40%. Its fixed cost amount to rupees 5 lakh. Calculate the following. तो इसमें हमें ब्रेक इवन सेल निकालना है, टोटल सेल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, करंट प्रॉफिट और न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए 7.5% से। तो इसमें हम एक एक करके सभी को कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं कैलकुलेट करने के लिए वर्ड फाइल में ले आया हूं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हमें यह समझना है, ये जो क्वेश्चन रहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम से रिलेटेड, इसमें हमें यह देखना होता है, समझना होता है इन चीजों को, ये क्या है, तो याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे हमें ब्रेक इवन सेल निकालना है। ब्रेक इवन सेल वो सेल है, सेल का वो वैल्यू है कि अगर हम इतने रुपए का सामान सेल करेंगे तो हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ये वो सेल है। अब हम समझते हैं जो यहाँ पे दिया है फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख रुपए। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें हम सेल कम करें ज्यादा करें, प्रोडक्शन कम करें ज्यादा करें, कोई अंतर नहीं आएगा, वो 5 लाख ही बनी रहेगी फिक्स्ड कॉस्ट। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया है हमें कि ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40% है। इस बात का मतलब क्या है? देखिए, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर मैं कोई सामान बेचता हूं 100 रुपए में, तो एक मेरी कोई वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट होती है कि मैं जितना ज्यादा सामान बनाऊंगा या बेचूंगा उतनी ज्यादा वो उसी रेशियो में बढ़ती चली जाएगी। सपोज करिए मैं एक चेयर 100 रुपए में बेचता हूं और वो चेयर में खरीद के लाता हूं कहीं से 60 रुपए की, तो इसका मतलब 60 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है। मैं एक लाऊंगा तो 60 रुपए देने पड़ेंगे, 10 लाऊंगा 600 देने पड़ेंगे, जितनी ज्यादा लाऊंगा उतने ज्यादा उसी रेशियो में देने पड़ेंगे मुझे, तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। अब 100 रुपए की मैं बेचता हूं चेयर, खरीद के लाया 60 रुपए की, तो 60 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है। मेरे पास जो बच रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद वो 40 रुपए बचते हैं। 40 रुपए, इसका मतलब 100 की मैं फिर से सुन ले चेयर बेच रहा हूं, या आसान शब्दों में 100 में मैं चेयर बेच रहा हूं, 60 में खरीद के ला रहा हूं। सपोज करिए मैं केवल खरीद के ले आता हूं, बेच देता हूं, बनाता नहीं हूं, आसान करने के लिए हम इतना कर रहे हैं। तो जो 60 रुपए में मैं खरीद के ला रहा हूं वो वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि वो वेरी करेगी, मैं जितनी ज्यादा शेयर खरीदूंगा उतना ज्यादा देना पड़ेगा उस रेशियो में। तो 60 रुपए तो हर हाल में मुझे पे करने ही पड़ेंगे, हर चेयर पे, जितनी भी चेयर लाऊंगा हर एक चेयर मुझे 40 रुपए दे के जाएगी। तो जो 40 रुपए है वो कंट्रीब्यूशन है मेरे बिजनेस को उस एक पर्टिकुलर यूनिट का। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ये वो अमाउंट है जो मेरे बिजनेस को मिल रही है शुद्ध रूप में। अब इस 60 रुपए में से मेरे दुकान का किराया या कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ेंगे मुझे,
और इन्हीं में से जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। यानी कि जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दें तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। और कंट्रीब्यूशन का दूसरा तरीका होता है कि अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दें तो वो भी कंट्रीब्यूशन ही होता है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट होती है जिसमें से हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर होना है और प्रॉफिट भी मिलना है। अब इसको हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं ब्रेक इवन सेल में। इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे ब्रेक इवन सेल को इस रेशियो के माध्यम से। हमें पता है इसको हम 40% को ऐसे बात करते हैं कि वो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40% का मतलब है कि अगर सेल 100 रुपए की है तो कंट्रीब्यूशन 40 रुपए है। अब ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां प्रॉफिट नहीं होता है। जब प्रॉफिट है ही नहीं तो इसका मतलब जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो पूरा का पूरा फिक्स्ड कॉस्ट को ही कवर करने के काम आता है। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे जो कंट्रीब्यूशन है वो बराबर हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट के। तो अगर 100 रुपए सेल है और 40 रुपए कंट्रीब्यूशन है तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन 40 है तो सेल 100 है। तो अगर कंट्रीब्यूशन 5 लाख होगा तो सेल कितना होगा? तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, हम लिखेंगे 5 लाख और इनटू, अब वो फॉर्मूला अपनाएंगे कि अगर सेल 100 है तो कंट्रीब्यूशन 40 है। अगर कंट्रीब्यूशन 40 है तो सेल 100 है। अगर कंट्रीब्यूशन 1 होगा तो सेल 100/40 होगा। और अगर कंट्रीब्यूशन 5 लाख होगा तो सेल 100/40 होगा। तो 5 लाख इंटू 100/40 कर देते हैं और तब इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। फॉर्मूले के फॉर्म में इसको बोलते हैं ब्रेक इवन सेल निकालने को कंट्रीब्यूशन अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट, 5 लाख है यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो लिखेंगे, एक ही बात है। तो इसको 5 लाख इंटू 100/40 कर देंगे हम, तो वो सेल आ जाएगी जो ब्रेक इवन पॉइंट पे होगी। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट जहां पे कंट्रीब्यूशन केवल फिक्स्ड कॉस्ट को ही कवर करेगा। मतलब कंट्रीब्यूशन बराबर 5 लाख होगा, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख है तो कंट्रीब्यूशन 5 लाख ही रहना चाहिए। उसके लिए हम कितनी सेल करें, तो यहाँ पे कैलकुलेट होकर के इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 12,50,000 रुपए। ये तो आ गई ब्रेक इवन सेल। अगला इन्होंने पूछा है, हम सबको समझ समझ के करेंगे, आप फॉर्मूला तो लगा के कर ही सकते हैं कहीं भी कभी भी, हम इनको अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। टोटल सेल, अब पूछा है इन्होंने टोटल सेल कितनी है, तो टोटल सेल जब हम निकालेंगे तो यहां पे हमें एक जानकारी दी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको समझना पड़ेगा ये क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। तो देखिए ब्रेक इवन सेल यहां पे दिया 12,50,000, इससे हम समझते हैं अगर हम 12,50,000 की सेल करते हैं तो इस पे तो हमको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब अगर हम 12,50,000 से ऊपर कोई सेल करेंगे तो इसका मतलब हम सेफ हैं। हम इससे जितनी ज्यादा सेल करेंगे हमारा सेफ्टी का मार्जिन उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, उतने ज्यादा सेफ है। अगर हम 12,50,000 से 13,50,000 की सेल करेंगे तो हमारी जो सेफ्टी रहेगी वो केवल 50,000 सेफ्टी है, क्योंकि 12,50 पे आके तो हम बीईपी पे आ जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और इससे नीचे लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो 12,50 से जितना ऊपर हम सेल करते जाएंगे हमें उतना प्रॉफिट होता रहेगा, मतलब उतना ही हम सेफ रहेंगे। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकालते हैं, तो परसेंटेज में निकालते हैं तो इस चीज की परसेंटेज निकालते हैं हम इसके ऊपर, टोटल सेल के ऊपर। तो वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, इसी से बनता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर होगा टोटल सेल, और टोटल सेल में से माइनस करेंगे जो ब्रेक इवन पॉइंट सेल है उसको माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास जो मार्जिन आ रहा है, यानी कि हम इतने पे सेफ हैं, बीईपी सेल से टोटल सेल हम जितनी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालनी है इसलिए इसकी जो परसेंटेज है अगेन वो टोटल सेल पे ही निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला भी बन गया इससे,
और इसी को अब हम पुट कर देंगे वैल्यू को, हमारे पास इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो इनकी वैल्यूज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5% गिवन है, वो रख लिया हमने। टोटल सेल कैलकुलेट करना ही है। बीईपी सेल अभी निकाला था 12,50,000, इसको यहां पे रख लेते हैं अपॉन टोटल सेल। इसको और एक्सटेंड करते हैं। 37.5% को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.375 लिखें या 37.5% लिखें, एक ही बात है। जो परसेंटेज है उसके 2 डेसिमल हमने बढ़ा दिए आगे। इसके बाद ये आगे आ जाएगा अगेन इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 0.375 जो टीएस है ये नीचे से ऊपर आएगा और इधर इसको हम इसके मल्टीप्लाई में रख सकते हैं। टोटल सेल और बराबर ये रह जाएगा। इसको अगेन हम ऐसा कर सकते हैं 12,50,000 को इधर ले आते हैं, ये प्लस का हो जाएगा टीएस, और ये यहाँ पे 0.375 इंटू टीएस का मतलब 0.375 टीएस, इसको लिख सकते हैं हम 0.375 टीएस। ये इसका मतलब 1 टीएस है। और इसको हम आगे फिर से 12,50,000 इक्वल्स टू 1 टीएस में से अब 0.375 टीएस माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 0.625 टीएस टोटल सेल। अब अगेन इसको हम टोटल सेल को कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम 12,50,000 को डिवाइड कर देंगे 0.625 से, तो टोटल सेल आ जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टीएस इक्वल्स टू 12,50,000 डिवाइडेड बाई 0.625 और ये आ जाएगा इक्वल टू, इससे डिवाइड करेंगे तो 0.625, ये इससे 2 टाइम्स चला जाता है 1250, 625 से 1250 2 गुना होता है डायरेक्ट, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 जीरोज हैं और ये जब पॉइंट हटेगा तो 3 जीरोज इसकी आ जाएंगी और टोटल अमाउंट जो आ जाएगी वो ₹20 लाख आ जाएगी टोटल सेल। इस तरह टोटल सेल भी पता चल गई हमें 20 लाख। इसके बाद उन्होंने पूछा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का तरीका होता है, जैसे यहाँ पे हमें सीधा उन्होंने दिया कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, तो सेल्स का मतलब है 100 अगर सेल है, कंट्रीब्यूशन 40 है। कंट्रीब्यूशन में जो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों शामिल रहते हैं। अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक वैसे ही सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। अगर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40% है तो इसका मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो होगा वो 60% होगा, सीधी सी बात है। अगर सेल का कंट्रीब्यूशन 40% है तो जो बाकी है 60% है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो टोटल सेल हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट 60% है, ये भी पता चल गया। तो टोटल ये जो 20 लाख है टोटल सेल, इसका हम सीधा 60% निकाल देंगे
वो जो अमाउंट आएगी वो आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 12 लाख। इसके बाद आगे बढ़ते हैं करंट प्रॉफिट। अब करंट प्रॉफिट ये हमसे जानना चाह रहे हैं, तो प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट होता है उसमें प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों शामिल रहते हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 12 लाख है, टोटल सेल 20 लाख है, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना है। कंट्रीब्यूशन का तरीका है टोटल सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो जो 20 लाख है इसमें से माइनस कर देंगे पहले 12 लाख वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 8 लाख। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट के लिए जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है उसमें से अगर फिक्स्ड कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा, और ये अमाउंट आ जाएगा 3 लाख रुपीज। तो इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि समझ करके कैसे कर सकते हैं, जिसमें अगर फॉर्मूला याद भी ना रहे तो हम समझ करके उसको अटेम्प्ट कर लें। अगला इन्होंने पूछा है कि न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा अगर सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए 7.5% से। तो हम टोटल सेल में 7.5% बढ़ा के देख लेते हैं पहले टोटल सेल में। तो जो हम सबसे पहले लिखेंगे इंक्रीज्ड सेल, इसमें कितनी हो सकती है। मैं दरअसल डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, वैसे लिख लेना है आपको, यहाँ जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे हर जगह लिखना है दरअसल। तो इंक्रीज्ड सेल्स हम निकालेंगे, तो ओरिजिनल जो हमारी सेल है वो 20 लाख। इस 20 लाख में 7.5% बढ़ाना है, यानी कि इसमें 20 लाख में ऐड हो जाना चाहिए 20 लाख का 7.5%। ये हमें इसमें ऐड कर देना है। तो चेक करेंगे कितना हो जाएगा। 20 लाख में हम ऐड कर देंगे 20 लाख का 7.5%, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20 लाख का 7.5%, 1,50,000। इस तरह टोटल सेल इंक्रीज जो सेल है वो हो जाएगी 21,50,000। अब हमें इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसा ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, बीईपी सेल्स अपॉन टीएस। तो इसी को यहाँ पे पुट करते हैं और ये फॉर्मूला यूज करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो टोटल सेल है वो इस बार 21,50,000 रुपए हो रही है, तो बस इसकी जो वैल्यूज है वो वैसे रखना शुरू कर देते हैं। टोटल सेल जो है वो 21,50,000 है, और ब्रेक इवन पॉइंट सेल ऊपर कैलकुलेट की हुई है, ये 12,50,000 थी, तो ये वैल्यू 12,50,000, यानी कि ये सेफ्टी है हमारे पास कि टोटल हमारी सेल अगर 21,50,000 हो रही है, इससे हम घटते 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 12,50 पे भी आ जाएंगे, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, यानी कि ये सेफ्टी पॉइंट हो गया हमारा। तो यही है मार्जिन सेफ्टी का। अब चूंकि परसेंटेज में निकालते हैं, तो परसेंटेज में निकालने के लिए इसको अपॉन टोटल सेल कर देंगे। टोटल सेल जो अभी है वो 21,50,000 है। यहाँ पे तो डेसिमल में आएगा, परसेंटेज में करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई और करते हैं, फाइनल जो अमाउंट आ जाता है उसको। तो इस तरह अब इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको जब पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 21,50 में से 12,50 जाएंगे तो ये 9 लाख रुपीज बचते हैं, 9 लाख रुपए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 लाख अपॉन 21 लाख
50,000 और इसको ब्रैकेट में क्लोज करना होगा। जब फ्रैक्शन वगैरह हम जगह जगह लिखते हैं तो उसको सेपरेशन करने के लिए जरूरी होता है इसको मार्क करना। इसकी परसेंटेज निकाल देंगे अब, तो ये आ जाएगा 41.86%। तो ये थे न्यूमेरिकल। अगर आप करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। तो समय तो इनमें लगता है, फिर भी जिन लोगों को आता है उनको अटेम्प्ट वो लोग कर सकते हैं। अब ये तय नहीं है कि इस बार भी न्यूमेरिकल इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे, लेकिन ये तय है कि न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो जो न्यूमेरिकल सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे शेयर है, डिवेंचर है, रेशोज है, कैश फ्लो है, इसके अलावा बीईपी एनालिसिस या सीवीपी एनालिसिस उसको बोलते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसके अलावा बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है अकाउंटेंसी के जिनमें से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो जिनकी न्यूमेरिकल चैप्टर्स पे पहले से पकड़ है वो थोड़ा सा रिवीजन करते रहें, अच्छा लगे तो उसको सोल्व कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके अलावा आप और किसी जानना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में तो उस पर हम वीडियो ला सकते हैं, आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।